नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक बूंद सागर। मैं हूं श्वेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय। हम जारी रखेंगे अपनी चर्चा कार्ल सेगन की किताब कॉस्मोस पर। यह है हमारी चर्चा का तीसरा भाग। तो प्रणय, काफ़ी बातें हम किताब के बारे में कर चुके हैं। एक सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहूँगी वो है कार्ल सेगन की राइटिंग के बारे में, कि इतनी पॉपुलर ये किताब रही है, तो किस तरह से लिखी गई किताब है और किस तरह से मतलब आई एम होपिंग में, मतलब मुझे लगता है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये किताब बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है कि इसे पढ़ने वालों को जो फैसिनेशन है यूनिवर्स के प्रति वो और बढ़ा होगा। तो तुम्हें इसकी राइटिंग के बारे में कुछ कहना हो तो? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। मेरी फेवरेट किताबों में से एक बन गई ये बहुत जल्दी ही। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो जितने एक्साइटमेंट, जितने उत्साह के साथ ये किताब लिखी गई है, मतलब वो बिल्कुल पता लगता है कि लिखते टाइम कार्ल सेगन कितने खुश रहे होंगे, कितने एक्साइटेड रहे होंगे। और मैं अपनी एक जानने वाले के बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक इंडियन प्रोफेसर हैं शिवा तेजा नाम से, यहाँ यूएस में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक काफ़ी मशहूर और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसमें वो प्रोफेसर हैं। और मैंने उनके साथ काम भी किया है, मतलब मैं उनको अपना दोस्त मानता हूँ। उनके बारे में एक ख़ास बात यह है कि जब भी उनसे रिसर्च के बारे में बात करो तो उनका जो उत्साह होता है रिसर्च को लेकर के, उनका जो एक्साइटमेंट होता है, आप उस एक्साइटमेंट से प्रभावित रहे बिना नहीं रह सकते। आप मतलब आपको खुद जोश आ जाएगा कि रिसर्च करनी है, कुछ अच्छा करना है। मेरी जितनी भी बार उनसे बात हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी कुछ हफ्तों पहले उन्होंने उनकी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई और हमारी 2 घंटा बात हुई, जिसमें मतलब उस दिन मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रिसर्च के बारे में, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था मेरा काम करने का। लेकिन उनसे बात करने के बाद मैं बिल्कुल, मुझे मज़ा आ गया। फिर मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी मतलब काम करना है। तो कार्ल सेगन की जो राइटिंग स्टाइल है वो मुझे बिल्कुल वैसी ही लगी जैसा मुझे शिवा तेजा से बात करने के बाद लगा था। तो जैसे एक जगह उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है कि एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एन ऑलमोस्ट मैजिकल टेक्निक, इट स्टिल अमेजेस मी। उन्होंने खुद कहा है कि मतलब जिस फील्ड में वो खुद काम करते हैं उसमें भी कुछ ऐसा है कि मतलब वो अभी तक उन्हें अचंभित करता है। तो बहुत फैसिनेशन उन्होंने अपना कन्वे किया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उन्होंने सिर्फ जानकारी नहीं लिखी है किताब में, उन्होंने अपनी ओपिनियन भी दी है। और इस लिहाज से ये किताब एक दूसरी किताब है जिसका नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। ये बिल ब्राइसन नाम के एक राइटर की किताब है जो कि लगभग 20 साल पहले आई थी। तो इस किताब में और कॉस्मोस में लगभग 20 साल का अंतर है। मैंने ये दूसरी किताब पहले पढ़ी थी, मैंने अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग पहले पढ़ी थी। तो थोड़ा सा मुझे हिचक थी कॉस्मोस पढ़ने में, क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैंने ये किताब पढ़ ली है तो लगभग एक सी किताबें होंगी। लेकिन कॉस्मोस पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि कार्ल सेगन ने अपनी ओपिनियन भी दी हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्पेस का होते हुए भी अर्थ से इंसानों से कनेक्ट किया है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि भले ही कार्ल सेगन ने बार बार अपनी ओपिनियंस दी हैं, लेकिन ये किसी भी मामले में प्रवचन नहीं है। उनकी ओपिनियंस जो हैं वो, अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिक सोच वाले इंसान हैं तो आप ज़्यादातर उनकी चीज़ों से सहमत पाएंगे अपने आप को। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक और बात जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया वो थी उनके ज्ञान का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कई बार उन्होंने एक चीज़ समझाने के लिए किसी बिल्कुल ही अलग फील्ड से अपने उदाहरण लिए हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कैसे इंसानी दिमाग लाखों करोड़ों साल में इवॉल्व हुआ है, ये एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक जगह न्यूयॉर्क सिटी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे डेवलप हुआ इसका एग्जाम्पल दिया है।
तो वो कन्वे ये करना चाह रहे थे कि क्योंकि पहले रेप्टाइल्स आए, उसके बाद मछलियाँ, फिर मैमल्स में प्राइमेट्स जैसे कि बंदर, उसके बाद इंसान, तो परत दर परत इंसानी दिमाग बढ़ा है साइज़ में। इसके लिए उन्होंने इसे एक्सप्लेन ऐसे किया है कि न्यूयॉर्क सिटी लगभग 400 साल पुराना शहर है। तो शुरुआत में क्योंकि ये एक समुद्र के किनारे पे था ये शहर, तो इसलिए नावों से होता था, ज़्यादातर नावों से और जहाज़ों से सारा ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो सबसे पहले बंदरगाह आए, उसके बाद जब पुल बनाने की बारी आई कि अलग अलग मतलब न्यूयॉर्क सिटी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए पुल बनाने की बारी आई, तो वो सारे पुल ऐसी जगहों पे बनाए गए जो कि बंदरगाह के ठीक बगल में थे। उसके बाद जब ट्रेनों की बारी आई तो ट्रेनों के लिए सुरंगें बनाई गई। वो सुरंगें भी बिल्कुल जहाँ पे बंदरगाह थे उसी के पास में पुल बने हुए थे, उसी के पास में सुरंगें बनाई गई। उन्होंने एक तरीके से न्यूयॉर्क सिटी का जो विकास है, जो उसकी यात्रा है, उसे इंसानी दिमाग के डेवलपमेंट से कंपेयर किया है कि न्यूयॉर्क सिटी के ट्रांसपोर्टेशन में भी सब कुछ परत दर परत एक के ऊपर एक आ रहा था। ऐसा नहीं था कि अब रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो रेलवे लाइन बिल्कुल अलग तरीके से बिछाई जाएगी। तो ये मतलब जो उनकी सोच का, उनके ज्ञान का दायरा जो है, ये मुझे बहुत इसने प्रभावित किया, बहुत इंस्पायर किया। तो हाँ, मतलब राइटिंग से तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड था इस पूरी ही किताब में। यहाँ तुमने जो ओपिनियन की बात कही और जो तुमने कहा कि वो ओपिनियन है कार्ल सेगन की, लेकिन अगर आपको उस फील्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आप पाएंगे कि वो बहुत बहुत मायने में वो सही रहेगी। तो एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ओपिनियंस सबके पास होती हैं और कहा जाता है कि इंसान के पास और कुछ हो ना हो लेकिन ओपिनियन हर चीज़ के बारे में होती है, और ओपिनियन होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ जो पॉइंट मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ओपिनियन और इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन में कुछ डिफरेंस होता है, और वो चीज़ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ओपिनियन है वो सिर्फ बिना किसी चीज़ को जाने, बस आंख बंद करके किसी की बात सुनकर बनाई गई ओपिनियन है, या आपने उसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की है और वो एक तरह से लॉजिकल ओपिनियन है आपकी, तो उस तरह की ओपिनियन होना एक अच्छी बात है, वो होनी भी चाहिए इंसान में। और क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है और इन्फॉर्मेशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो ये चीज़ भी एक्सेप्ट करने वाली है कि आपकी जो ओपिनियन है वो विद टाइम चेंज होगी। अगर आप इस तरह के इंसान हैं और फिर आप ओपिनियन रखते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं एक चीज़, तुमने कहा कि जो थोड़ा सा इस फील्ड की जानकारी रखता है वो उनसे सहमत होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा सोचने समझने वाले, थोड़ा सा साइंटिफिक सोच रखने वाले इंसान हैं, तो कुछ भी उनकी, जो कार्ल सेगन की जितने भी उनकी ओपिनियंस हैं, उसमें कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लगेगा आपको। मतलब वो, मेरे ख्याल से सबसे एक्सट्रीम ओपिनियन उनकी कुछ लोगों को ये लग सकती है कि उन्होंने बिल्कुल ज्योतिष को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन मतलब थोड़ा सा अगर आप सोच के देखें तो मतलब जैसे मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये ओपिनियन में कोई समस्या है। और क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने ओपिनियंस क्यों ऐड की होंगी अपनी किताब में, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट रहे हैं और साइंस बेसिकली जब शुरू होती है तो हाइपोथेसिस से शुरू होती है, और हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, एक ओपिनियन है लेकिन वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, जिसमें आप अब तक जो आपसे पहले साइंटिस्ट कह चुके हैं या लिख कर जा चुके हैं उन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर एक अपनी नई ओपिनियन या एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उस पर काम करते हैं उसे प्रूव करने के लिए क्या वो सही है या गलत है। अगर सही है तो आप उसे रख लेते हैं, अगर वो गलत है तो आप उसे खारिज कर देते हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं उनका जो साइंटिफिक ट्रेनिंग है वो उन्हें विवश कर देती है कि अपनी किताब में वो अपनी ओपिनियन ऐड करें। हाँ, और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कार्ल सेगन क्योंकि सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो साइंस कम्युनिकेटर भी थे। इस वजह से मेरे हिसाब से अगर उन्होंने अपनी ओपिनियन न दी होती तो उनका काम अधूरा रह जाता। उन्होंने बिल्कुल सही किया कि अपनी ओपिनियन दी है। और ये सोच जो कुछ लोगों की होती है कि जो साइंटिस्ट हैं
वो सिर्फ अपना काम करें, ये मुझे नहीं लगता कि ये सोच ठीक है। क्योंकि हमें चाहे इस बात का एहसास हो चाहे ना हो, हमारे काम पे बहुत चीज़ें प्रभाव डालती हैं और हमारा काम बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव डालता है। जैसे कि मैं अपने आसपास, और तुमने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो कि अपने स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में भी जो उनकी सोच या समझ होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। जैसे कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि अपने रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, लेकिन तरह के लोगों के बारे में उनकी सोच है कि ये लोग रिसर्च में अच्छे नहीं हो सकते। और अगर सोच के देखा जाए तो ये किसी साइंटिफिक डेटा पे, किसी साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड नहीं है। जैसे बहुत सारे कुछ टाइम पहले तक बहुत सारे साइंटिस्ट को ये लगता था कि जो ब्लैक्स होते हैं वो रिसर्च अच्छी नहीं कर सकते हैं, या विमेन या महिलाएं अच्छी रिसर्च नहीं कर सकती हैं, या किसी एक तबके से आने वाले लोग अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते हैं। अगर सोच के देखो तो भाई आप साइंटिस्ट हो, डेटा पे बेस्ड है ये आपका कंक्लूजन, वो किसी डेटा पे बेस्ड नहीं था। तो बिल्कुल ही गैर साइंटिफिक बात भी साइंटिस्ट करते हैं, सोचते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल फालतू की बात है कि साइंटिस्ट की ओपिनियन नहीं होनी चाहिए और चीज़ों के बारे में। इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होनी चाहिए, वरना आप अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये तो थी हमारी किताब के बारे में बात। लेकिन श्वेता, किताब पढ़ते में मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए जिनके कि जवाब मुझे किताब में नहीं मिले, और इस वजह से मैं तुम्हारे विचार उन सवालों पे जानना चाहूँगा। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि इस किताब में कुछ चैप्टर्स में मेरे साथ ये हुआ, जैसे मुझे लगता है जिस चैप्टर में तारे कैसे बनते हैं इसके बारे, या शायद बिग बैंग के बारे में जिस चैप्टर में बातचीत हो रही थी, वहाँ पे कि ब्रह्मांड कैसे बना, वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स की चर्चा हो रही थी। जैसे कि ब्रह्मांड इतने करोड़ साल पहले बना, या उस समय जो तापमान था वो इतने करोड़ डिग्री सेल्सियस था, या ब्रह्मांड में कोई एक सुपरनोवा है जो हमसे इतने हज़ारों करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो एक स्टेज पे आके मेरा दिमाग एक तरीके से बंद हो गया। यहाँ पे कार्ल सेगन की राइटिंग में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये नंबर्स इतने हमारी सोच के परे हैं, या कम से कम मेरी सोच के परे थे, कि मेरा दिमाग बंद हो गया। और मुझे मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल तब से है कि इन चीज़ों को सही तरीके से कन्वे करने का क्या कोई और इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। क्योंकि एक स्टेज के बाद जाके ये बातें फैंटेसी लगने लगती हैं कि ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि इतने करोड़ डिग्री सेल्सियस की गर्मी, या इतने करोड़ों किलोमीटर दूर, या इतने करोड़ों साल पहले, तो ये फैंटेसी लगने लगती है। तो क्या कोई और तरीका हो सकता है इसे कन्वे करने का, या मेरी समझ में, मैं समझने में कुछ गलती कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं समझ सकती हूँ जो तुम कह रहे हो कि बेसिकली एक टाइम के बाद जो नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या याद रखा जाए और क्या छोड़ दिया जाए। क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हो तब तुम्हें हर सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन शायद इस तरह की किताब पढ़ते हुए एक बात जो दिमाग में रखी जा सकती है, खासकर आम इंसान जैसे कि मैं अपने अपने बारे में कहूँ अगर, तो कि अगर मैं शायद इस किताब को पढ़ूंगी, और क्योंकि मैं नंबर्स के साथ बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो मतलब जब मैं शायद इस किताब को पढूं और इस तरह के नंबर्स बार बार एक चैप्टर में आए, तो एक तो इस तरह के नंबर्स जब बार बार आते हैं तो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है पढ़ना, कि एक तो आप स्लो हो जाते हो कि पिछले सेंटेंस में आपने कितने हज़ार करोड़ पढ़ा था, अच्छा अब कितने हज़ार करोड़ हो गया। तो क्योंकि वो कंपैरिजन याद रखना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक राइटर इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो फेक तो नहीं लिख सकता है, जो है वो है, जो सच है वो सच है। तो आई थिंक रीडर, एज अ रीडर मैं क्या कर सकती हूँ या तुम क्या कर सकते हो बेसिकली, कि जब तुम्हें लगे कि ये नंबर इतना ज़्यादा है, तुम इस अपने दिमाग में इसे एक तरह से मैच नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह से इसे याद रखा जाए, तो अगर तुम्हें लगे कि ये नंबर इज़ गुड इनफ फॉर यू टू
कि तुम इसे स्किप कर दो, बस तुम्हारे लिए इतना जानना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और बहुत सालों पुरानी बात है। क्योंकि मेरे लिए शायद 5 बिलियन और 50 बिलियन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं अपने दिमाग में वो डिफरेंस शायद मेज़र ही नहीं कर पाऊँगी कभी। अगर एग्जांपल दिया जाए पैसों के मामले में, तो जो एक्सपर्ट है, जिसके पास उतना पैसा है, वो शायद, जैसे अंबानी की बात की जाए, वो शायद 5,000 करोड़ और 7,000 करोड़ इस तरह के पैसों को समझ पाएंगे। और क्योंकि उनके पास है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए वो समझना, उनके बारे में बात करना, उन्हें याद रख पाना आसान होगा शायद कि कंपनी में इतना लॉस हो गया या इतना ये हो गया। यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि ये अंतर मुकेश अंबानी को समझ में आएगा, अनिल अंबानी को नहीं। तो वो जो बेसिकली अंतर है, वो तो उनके लिए वो आसान है क्योंकि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। जैसे कि जो राइटर कार्ल सेगन है, वो उसके एक्सपर्ट हैं, तो उन्हें वो हज़ारों करोड़ों का टेम्परेचर और बिलियन ईयर्स का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, वो याद रखना आसान रहेगा। लेकिन हम तुम जैसे कॉमन लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए पैसे में ज़्यादा ज़्यादा 5 करोड़, 50 करोड़, मैक्सिमम मैं 500 करोड़ तक सोच पाऊँगी। उसके बाद मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा, ठीक है, तो मैं शायद उस मैट्रिक्स को यूज़ ही नहीं करूँगी। तो सेम मैं उसी चीज़ को अगर यहाँ अप्लाई करूँ, तो शायद अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लग रहा है कि मुझे ये नंबर याद रखना है, तो शायद मैं रख लूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं इसे सिर्फ ऐसे पढ़ूंगी कि बहुत साल पुरानी बात मैं कुछ पढ़ रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ऐसा हुआ था, तो शायद थोड़ी सी आसानी होगी उस चीज़ को पढ़ पाने में। क्योंकि शायद कार्ल सेगन का पॉइंट भी ये नहीं होगा कि तुम उस टेम्परेचर को या उस टाइम को याद करो, पर उसमें जो हुआ वो याद किया जाए। मुझे नहीं पता कि यूज़फुल होगा कि नहीं। हाँ, पर एक स्टेज के बाद फिर यही हुआ था कि मैं मतलब थोड़ा सा जोन आउट हो गया था कि मैं पढ़ रहा था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो हाँ, मतलब तुमने जो कहा वो बिल्कुल सेंस बनाता है। एक और सवाल जो मेरा है, तो जैसा हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया कि जो लास्ट चैप्टर है किताब का, उसमें कार्ल सेगन ने धरती की बात की है कि हम छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करके जो बड़े क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्स के लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक बात जो वो कहते हैं वो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी थी और मैं इस पे भी तुम्हारे विचार जानना चाहूँगा। उन्होंने बताया है कि मतलब वो बात कर रहे हैं कैसे हमारे समाज में कई जगह बहुत ज़्यादा हिंसा है। इस चीज़ पे वो ये कहते हैं कि एक जेम्स प्रेस्कॉट नाम के एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने 400 ऐसी सोसाइटीज़ को स्टडी किया जो कि प्री इंडस्ट्रियल थी, कि मतलब वो ट्राइबल सोसाइटीज़ हो सकती हैं या वो रूरल सोसाइटीज़ हो सकती हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से थोड़ी सी अनछुई रही थी। और उन्होंने इन 400 सोसाइटीज़ को स्टडी करके ये पाया कि किसी सोसाइटी में कितनी हिंसा है, ये दो चीज़ों से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने ये पाया कि जो उस सोसाइटी में बच्चे और बड़े होने वाले मतलब टीनेजर्स हैं, उनको फिज़िकल प्लेजर कितना मिल रहा है। तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने माँ बाप से कितना मतलब उन्हें गले लगाया जा रहा है अपने बचपन में, और जो टीनेज वाले 16, 17, 18, 19 साल की उम्र है उसमें जो फिज़िकल प्लेजर है उस पे कितनी बंदिशें हैं। जिन भी सोसाइटीज़ में ये दोनों चीज़ें मौजूद थीं वहाँ पे उन्हें हिंसा ज़्यादा मिली, कि जहाँ न तो छोटे बच्चों को बचपन में माँ बाप का प्यार मिल रहा था और न ही उन्हें ओपनली फिज़िकल प्लेजर सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू, इस पे भी बहुत ज़्यादा बंदिशें थी। ऐसे समाजों में उन्हें बहुत ज़्यादा वायलेंस मिला। तो जैसे कार्ल सेगन ने फिर कहा है कि भले ही आप दूसरी चीज़ के लिए, चलिए आपकी कंजर्वेटिव सोसाइटी है तो वहाँ दूसरी चीज़ नहीं बदल ली जा सकती आसानी से, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को गले लगाना शुरू कर दीजिए तो आपके समाज में थोड़ा सा वायलेंस कम हो जाएगा। तो इस पे तुम क्या सोचती हो? ये काफ़ी ही अच्छी बात कार्ल सेगन ने की है, और क्योंकि मेडिकल साइंसेस में काफ़ी रिसर्च इस फील्ड में हो चुकी है और हो भी रही है, खासकर जो पीरियड
कार्ल सेगन ने बात की है जिसके बारे में कि बचपन और थोड़ा सा ग्रोइंग एज जो है, टीनेज पीरियड या जिसे एज कह लिया जाए, इसे साइंटिफिक लिटरेचर में भी क्रिटिकल पीरियड की तरह माना गया है कि इस पीरियड में जो भी आपके साथ कुछ भी घटित होता है वो अच्छा हो तो आप उसके परिणाम जो हैं लॉन्ग टर्म रहेंगे, कि आप जब बड़े होंगे या आप बूढ़े होंगे तब तक उसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर कुछ बुरा होता है तो उसका भी जो दुष्परिणाम है वो आपको देर टाइम तक, मतलब ओल्ड एज तक देखने को मिलेंगे। ये जो रिसर्च है ये पहले सब पे इतना काम नहीं हुआ था और ये नहीं माना जाता था। मोस्टली ये माना जाता था कि तुमने आज जो खाया उसका असर कल परसों तक होगा, या आज जो किया उसका असर कुछ टाइम तक रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ पर अब बहुत रिसर्च होनी शुरू हो गई है। और ऑल्दो इन्होंने सिर्फ एग्रेशन की बात की है, लेकिन ये भी पाया गया है कि अगर बचपन में आपको किस तरह का खाना मिला है, किस तरह की आपकी एनवायरनमेंट रही है, उससे आपका कितना चांस बढ़ जाएगा कि जब आप एक 30 या 40 साल के एडल्ट हो जाएंगे तो आपको कितने चांसेस हैं कि आपको हार्ट की डिजीज़ हो सकते हैं, आपको ब्रेन के डिजीज़ हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पे तो काफ़ी रिसर्च है और उससे पाया गया है कि ये जो टाइम पीरियड है काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन बात रही एग्रेशन की, तो ह्यूमन स्टडीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो एनिमल स्टडीज़ हैं, जैसे कि चूहों पर जो रिसर्च होती है या रैबिट्स पे जो रिसर्च होती है या मंकीज़ पे जो रिसर्च होती है, उसमें ज़रूर पाया गया है कि अगर चूहों को अपनी माँ से अलग रखा जाए कुछ टाइम के लिए, और जब जैसे ही वो मतलब पैदा होते हैं अगर उन्हें माँ से अलग रखा जाए कुछ टाइम के लिए, दिन भर, और ये कुछ दिनों के लिए रिपीट किया जाए, तो ऐसे जो जब वो बड़े होते हैं तो उनमें एंग्जाइटी ज़्यादा पाई गई है, उनमें एग्रेशन ज़्यादा पाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है उस बात को जो कार्ल सेगन ने अपनी किताब में कही है। ऑल्दो ये अभी तक सिर्फ चूहों में हुई है, क्योंकि ह्यूमंस के बच्चों को इस तरह से अपनी माँ से सेपरेट करना वो काफ़ी अनएथिकल होगा, तो वो तो किया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कुछ साल पहले, आई थिंक 60s या 70s में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें कि बच्चों को माँ से एक्सपेरिमेंटल रीजंस के लिए तो अलग नहीं किया गया, लेकिन कुछ और रीजंस की वजह से कि वॉर चल रहे थे तो मदर की डेथ हो गई या कुछ और रीजंस थे, तो फैमिली से बच्चे अलग हो गए। और ऐसे बच्चों को जब स्टडी किया गया जो अपनी माँ से अलग रहे हैं या जिन्होंने अलग अलग पेरेंट्स के साथ अलग अलग टाइम गुजारा है, तो ऐसे बच्चों में ये देखा गया है कि वो एक तरह से सोशल आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, कि उन लोगों में जो कैपेबिलिटी है कि दूसरों के साथ घुल मिल जाए या फिर लव या केयरिंग जो कैपेबिलिटीज़ ह्यूमन में होती हैं वो नहीं पाई गई हैं। तो उन्हें फिर एक तरह से किया गया था कि वो इस तरह से फिर से रिस्पॉन्सिव हो सकें। तो डेफिनेटली इस तरह के काफ़ी एविडेंसेस हैं जिससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों पे जो प्यार लौटाते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उससे बड़े होकर उनमें कितनी एंग्जाइटी होगी या कितना एग्रेशन होगा, उसको कहीं ना कहीं डिटरमिन किया जा सकता है। हाँ, और इससे कम से कम पहली नज़र में देख के तो अपने देश में भी ये दिखता है, और हमारे देश के अलावा जो और कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाकी देश हों या फिर जैसे कुछ मुस्लिम देश हैं वहाँ की सोसाइटी हो, जहाँ पे भी सोसाइटी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वहाँ की सोसाइटीज़ में वायलेंस भी ज़्यादा दिखता है, हिंसा ज़्यादा दिखती है, एग्रेशन ज़्यादा दिखता है, ख़ास तौर से जो यंग लोग हैं उनमें। एक चीज़ शायद और जो इस एग्रेशन को चैनलाइज करने के लिए की जा सकती है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसे अगर अपने देश में और बाकी देशों में जो ये 15 से 24-25 साल का जो एज ग्रुप होता है, इसमें स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स एक आउटलेट हो सकता है जो उस एज में मतलब लड़कियों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, शायद तुम बता पाओगी, लेकिन लड़कों में तो वो जो 14-15 से लेकर के और 22-23-24 साल का जो एज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, तो स्पोर्ट्स शायद उसके लिए एक अच्छा आउटलेट हो सकता है। बिल्कुल सही। और अगर साइंटिफिकली नहीं भी देखा जाए और वैसे भी अगर सोचा जाए इसके बारे में थोड़ा सा, तो अगर पेरेंट्स लविंग है और केयरिंग है, ऐसा बच्चा जिस घर में पल रहा है, एग्रेशन बेसिकली क्या है, जब आपको कुछ करने की इच्छा है और आप उसको नहीं कर पाते हैं तो वो एक तरह से एग्रेशन का फॉर्म लेता है कि मुझे कोई चीज़ करने नहीं दी जा रही है, तो उस चीज़ का गुस्सा आपके अंदर भर जाता है। तो अगर पेरेंट्स लविंग एंड केयरिंग है,
भले ही आपको वो चीज़ ना करने दी जाए, लेकिन कम से कम आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि क्यों करने नहीं दी जा रही है। ऐसे केसेस में वो एग्रेशन का फॉर्म नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा लॉजिकली सोच पाएगा कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं करने दी जा रही है। मोस्टली इंडियन सोसाइटीज़ में ये है कि आपको ब्लंटली बस कह दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। मतलब ये कोई आंसर नहीं है ना। अगर तुम किसी टीनेजर को 14, 15, 16 साल के लड़के को या लड़की को बस ये कह दो कि तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन आप उसको कोई रीज़न ना दो, आप इस तरह का स्पेस भी आपने नहीं बना रखा है अपने बच्चे के साथ कि वो आके आपसे रीज़न कर सके कि क्यों नहीं करना चाहिए मुझे, तो ऐसे बच्चे में एग्रेशन होना ज़्यादा कॉमन है। एज़ कम्पेयर्ड अगर ऐसा बच्चा है जहाँ पे आपने एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है, आप उसे इतना प्यार दे रहे हो और वो आप इतने ओपन हो कि वो आकर आपसे कम से कम ये तो पूछ सके कि मुझे क्यों नहीं करना है, और फिर आप उसको लॉजिकली समझा पाएँ कि ये सही उम्र नहीं है या जो भी आपका रीज़न है, तो ऐसे बच्चे के पास वो एग्रेशन का फॉर्म शायद नहीं ले। यहाँ एक बात मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मुझे इस कॉन्वर्सेशन में क्योंकि हम एक पहलू इसका ये भी था कि जिन कल्चर्स में जो टीनेज ईयर्स होते हैं उसमें बच्चों के ख़ास तौर से लड़के लड़कियों के जो इंटरेक्शन होते हैं उस पर बहुत बंदिशें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो हमने पहली किताब जिस पे बात की थी अमृत और विष, अमृतलाल नागर का जो उपन्यास था, उसके एग्जाम्पल याद आ गए कि सारी बंदिशों के बावजूद दुनिया के हर कल्चर में लड़के लड़की या लोग प्यार कर लेते हैं। तो जो जवान लोगों के जो हार्मोन्स हैं उनसे ताकतवर दुनिया में बहुत कम चीज़ें हैं शायद। वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हम बात कर रहे थे वो सनराइजेज इन द ईस्ट ना होकर ये कहा जा सकता है कि लोग प्यार जवान दिल हमेशा धड़कते हैं। एक चीज़ और जिस पे मेरा ध्यान गया था वो ये कि कॉस्मोस क्योंकि इंग्लिश में लिखी गई किताब है, हालांकि इसकी जो मिनी सीरीज़ है उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन या हिंदी में डब करके भी वो अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे जो साइंटिफिक टर्म्स यूज़ हुए हैं वो इंग्लिश में हैं, जैसे ब्लैक होल या सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार, इस टाइप के जो शब्द हैं वो इंग्लिश के शब्द हैं और इनके हिंदी ट्रांसलेशन या तो हैं ही नहीं या फिर हैं तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, या लोगों ने शायद इंग्लिश ज़्यादा आसान है कि उन्होंने सुने हों। जैसे मुझे याद आ रहा है कि शायद सुपरनोवा का मैंने हिंदी वर्ड्स सर्च किया था तो मुझे अभिनव तारा मिला, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। चीज़ पे मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है या हमारे जनरेशन के ही या हमसे अगली जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनके लिए उन तक इन आइडियाज़ को या इस किताब में जो आइडियाज़ हैं उन्हें पहुंचाने का सही तरीका क्या है? एक्सट्रीम तो ये है कि सब कुछ हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए या सब कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एक लिमिट के बाद आप चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे उनके नाम। एक जो आसान तरीका मुझे दिखता है वो ये कि जहाँ पे भी ऐसे शब्द आएँ उन्हें आप हिंदी में ही मतलब उन शब्दों को इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स में काम करते हैं तो रैंडम शब्द आप बहुत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रैंडम शब्द को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो इतनी आसानी से आपको कोई उसका अर्थ नहीं मिलेगा। जैसे जो शब्द आपके दिमाग में पहली बार में आएंगे वो इस चीज़ को पूरी तरीके से कन्वे नहीं करते। जैसे मैंने रैंडम का हिंदी में अर्थ सर्च किया तो मुझे कुछ शब्द मिले जो कि जैसे निरुद्देश्य या फिर अनियमित या संयोगिक या विविध या सहसा उत्पन्न होने वाला, ये सारे ही शब्द पूरी तरीके से रैंडम का जो मतलब है उसे कन्वे नहीं करते। कि निरुद्देश्य एमलेस भी हो सकता है, या फिर अनियमित जो है वो अपीरियोडिक भी हो सकता है, जो पीरियोडिक ना हो, रैंडम होना ज़रूरी नहीं है, या विविध वेरियस हो सकता है, या सहसा उत्पन्न ज़रूरी नहीं है कि रैंडम और सहसा उत्पन्न सेम चीज़ें हों। तो एक जो मतलब एक जो पहला विचार मेरे दिमाग में आया कि रैंडम शब्द को ही हिंदी में उधार ले लिया जाए। पहले कदम की तरह ये इस चीज़ का सेंस बनता है, लेकिन फिर जो इसकी आगे चल के इससे जो मुश्किल
मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि रैंडम शब्द के कई सारे शब्द हैं जो रैंडम से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी प्रोसेस में रैंडमनेस जोड़ रहे हैं तो उसे कहते हैं उस प्रोसेस को रैंडमाइज करना, या फिर रैंडम होने की जो प्रॉपर्टी है उसे रैंडमनेस कहा जाता है। तो या तो आप रैंडम से आने वाले सारे शब्द को भी हिंदी में और भाषाओं में उधार लें, तो मतलब लेकिन फिर क्योंकि जो इंग्लिश से फेमिलियर नहीं है उनके लिए ये सारे नए शब्द बन जाएंगे। रैंडम, रैंडमनेस और रैंडमाइज एक ही शब्द से आए हुए नहीं रहेंगे, ये 3 अलग अलग शब्द बन जाएंगे जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसमें इसमें कुछ इसका कुछ सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में है? काफ़ी अच्छा सवाल है और मेरे पास सॉल्यूशन तो नहीं है। ये जो बात तुमने की, कई बार हम खुद भी रिकॉर्ड करते हुए इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं कि यहाँ स्ट्रगल वर्ड यूज़ करूँ या फिर संघर्ष यूज़ करूँ। क्या लोगों को स्ट्रगल पता होगा या नहीं पता होगा, या संघर्ष बहुत मुश्किल हिंदी वर्ड तो नहीं है, कोई और हिंदी वर्ड तो नहीं है जो आम बोलचाल की भाषा में यूज़ होता हो। तो आई थिंक ये जो स्ट्रगल है बेसिकली, ये एक तरह से, तो ये जो स्ट्रगल है जो हम लोगों की है इस वक्त, हिंदी टू इंग्लिश कौन सा वर्ड यूज़ करें, पर कम से कम हमें ये मालूम है कि इसका एक हिंदी वर्ड मौजूद है और हमें बस पिक करना है कि कौन सा वाला यूज़ करें। यहाँ जो बात तुम कर रहे हो शायद वो ये है कि अगर उसका कोई हिंदी वर्ड हो ही ना, या हो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे तुमने अभिनव तारा कहा, जो मैंने कभी नहीं सुना है, ऑल्दो क्योंकि शायद मैं हिंदी स्कूल से नहीं पढ़ी हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ा है तो मैंने उल्का पिंड सुना है क्योंकि अखबारों में कई बार आता है, लेकिन जैसे ब्लैक होल का मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई हिंदी वर्ड सुना है। तो इस तरह के वर्ड जो हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर तुम इस तरह के कोई नए हिंदी वर्ड अब बनाओ तो वो भी तो एक तरह से इन सबको याद करने पड़ेंगे ना, क्योंकि तुम एक नया वर्ड बना रहे हो हिंदी में और फिर उसके भी डेरिवेटिव्स तुम बनाओगे। तो इंस्टेड कि तुम वो बनाओ और फिर उसके हिंदी डेरिवेटिव्स बनाओ, और फिर अगर तुम्हें किसी तीसरे बंदे से बात करनी है जो हिंदी भाषी नहीं है तो उसके लिए तुम्हें उसका इंग्लिश वर्ड भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली काम डबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर ऐसी चीज़ें हैं जिसका तुम्हें लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिंदी वर्ड है या है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से बोरो करना ज़्यादा आसान तरीका रहेगा कंपेयर्ड कि अगर तुम एक नई डिक्शनरी बनाना शुरू करो या फिर मुश्किल शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में लाना शुरू करो। क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी अखबारों में भी यूजुअली अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हिंदी वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि, ऑल्दो मतलब मेरे पास डेटा नहीं है, पर मुझे जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ मुझे लगता है कि वो लोग भी इंग्लिश के वर्ड ही उठा कर लिख देते हैं। अगर तुम्हें कोई एग्जांपल याद आ रहा हो तो। हाँ, मतलब मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मुझे बस जो सवाल है, और शायद हमारे दोस्त इस पे कोई सुझाव दे पाएँ, मेरा सवाल उस स्थिति में है जब आपको एक ही शब्द से डिराइव होने वाले कई शब्द अलग अलग इंग्लिश से बोरो करने पड़े। और एक और जो मुझे लिमिटेशन इस तरीके का दिखता है वो ये कि जब कोई शब्द हमारी भाषा का नहीं होता है तो हम उसमें नई चीज़ें नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे अगर रैंडम का ही एग्जांपल लिया जाए तो रैंडम से रैंडमनेस और रैंडम से रैंडमाइज, ये इंग्लिश भाषा बोलने वाले ही लोग कर सकते थे। आप हिंदी में रैंडम को अगर बोरो कर लेते हैं तो उससे मतलब क्या उस शब्द पे और नए शब्द जुड़ पाएंगे, ये भी मेरा एक सवाल है। और क्या ऐसा न कर पाने की स्थिति में जो सोच है वो कहीं लिमिट हो जाएगी, ये भी मेरा एक सवाल है। लेकिन मेरे ख्याल से ये हमें अपने दोस्तों के लिए छोड़ना चाहिए ये सवाल। प्रणय, अगर तुम्हारे सवालों का सिलसिला ख़त्म हो गया हो तो क्या अब हम इस एपिसोड को भी ख़त्म कर दें? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्ल सेगन ने आखिरी किताब के आखिरी चैप्टर में या कंक्लूजन में साइंस के 2 नियम बताए हैं जिन्हें मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि
साइंस में कोई भी सेक्रेड या बिल्कुल ऐसे ब्रह्म वाक्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है साइंस में। जितने भी आपके अजम्पशंस हैं, आपकी मान्यताएं हैं, उन सब की समीक्षा होनी चाहिए। और जितने भी आपके तर्क हैं वो उनमें वो इस वजह से सही नहीं हो सकते क्योंकि किसी बड़े इंसान ने ये कहा है। जैसे बहुत सालों तक मैंने कहीं तो पढ़ा था कि पहले तो ये बताओ कि मच्छर के कितने पैर होते हैं, 6 या 8? 6। तो शायद लगभग 2000 साल तक वेस्टर्न साइंस में ये माना जाता था कि मच्छर के 8 पैर होते हैं क्योंकि एरिस्टोटल ने कहीं लिख दिया था। तो ये बिल्कुल गलत बात है साइंस में कि अथॉरिटी से कुछ नहीं आता है कि उनने ये कह दिया है इसलिए ये सच है। पहला रूल तो ये। दूसरा ये कि जब भी कोई चीज़ सच से मेल नहीं खाती है तो या तो उसे त्याग देना चाहिए, चाहे वो कोई थ्योरी हो, चाहे वो कोई अजम्पशन हो, या फिर उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो ये 2 रूल्स जो हैं साइंस के, इसके साथ मेरी बात ख़त्म होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रणय। और अगर हमारी श्रोताएं हमें हमारी कमियां बताएं तो हम भी आने वाले पॉडकास्ट में उनमें संशोधन लाना पसंद करेंगे। आप सुन रहे थे एक बूंद सागर। मैं हूं श्वेता। मैं हूं प्रणय। अगली बार हाजिर होंगे एक बूंद सागर के अगले एपिसोड में किसी और किताब, किसी और विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।